नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। आज लाइव शो में हम बात करने जा रहे हैं एक खास व्यक्ति की, जिनका आज जन्मदिन है। आप पहचान ही गए होंगे, गृह मंत्री अमित शाह। पीछे 10 साल अगर आप जाएं, 2014 से लेकर 2024 तक, जिसे मोदी युग कहा जाता है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे लेकर अभी तक कई लोग उनको, उस युग को, यानी इन 10 सालों को मोदी युग कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं लगातार 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी। ये 11वां साल चल रहा है, लगातार तीसरी बार उनकी सरकार सत्ता में है, तीसरी बार चुनाव जीतकर वो प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस युग में जिस राजनेता की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनका नाम है अमित शाह। ये माना जाता है कि जो प्लानिंग अमित शाह करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी के हिसाब से आगे बढ़ती है और उसी से भारतीय जनता पार्टी लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है, हम उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, मुकेश बाबू शर्मा, जो उत्तर प्रदेश से, मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे कि अमित शाह, जिनके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, और वो कहानी क्या है, वो कैसी कहानी है, कितना उसका देश की राजनीति पर असर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर असर हुआ है, इसके बारे में मुकेश बाबू शर्मा जी से हम बात करेंगे। और पहले मैं, जो लोग जानते ही हैं इनको, मुकेश बाबू शर्मा जी को, वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उन्हें मैं परिचय देना जरूरी समझता हूं कि मुकेश बाबू शर्मा जी हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, इसके अलावा कंसल्टेंट हैं और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये बातचीत रखते हैं, युवाओं को मोटिवेट करते हैं। एक लंबे समय से इनका धर्म और आध्यात्म से भी जुड़ाव रहा है और वकील होने के नाते, स्पीकर होने के नाते इनका एक झुकाव राजनीति की ओर है और राजनीति के बारे में भी ये लगातार चर्चा करते हैं। मुकेश जी से बात करें, गृह मंत्री अमित शाह साहब के बारे में बात करें, उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसे आप देख लें, जिससे थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर जो अमित शाह साहब का है उस पर एक नजर आपको मिलेगी। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा ये एक रिपोर्ट है जिसे आप देखें पहले। मैं अमित अनिल चंद्र शाह। ये नाम अपने आप में ब्रांड है। 1977 में सिर्फ 13 साल की उम्र में जब उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन के चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर लगाए, अमित शाह तब से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन बीते 12 साल की उपलब्धियों ने इस नाम के साथ चमत्कारी प्रभाव जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं। इस जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प कर दिया है और इनके नाम की धमक सरहद के आर पार तक गूंजती है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। अमित शाह की बेशुमार राजनीतिक कामयाबियों की वजह से कई लोग उनमें आचार्य चाणक्य का प्रतिरूप तलाशते हैं। शतरंज के काबिल खिलाड़ी अमित शाह ने बीजेपी के लिए कई ऐसी सियासी बाजियां जीती हैं जहां पार्टी की जीत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन मानी गई थी। वो चाहे 2014 में यूपी में बीजेपी को 71 और एनडीए को 73 लोकसभा सीटें दिलाना हो, या फिर हाल फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की हवा थामकर बीजेपी के पक्ष में लहर चलाना हो। सिर्फ 49 साल की उम्र में उनके हाथ बीजेपी की कमान आई और अपने 2 कार्यकाल में अमित शाह ने वो कामयाबी हासिल कर दिखाई जिनकी कल्पना पार्टी को भी नहीं थी। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिस तरह चुनावी जीत में असंभव को संभव बनाया, वही करिश्मा देश के गृह मंत्री के रूप में किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का नारा सच भी हो सकता है, ये अमित शाह के गृह मंत्री बनने के पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो। लोगों ने, शिंदे साहब देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लाल चौक जाने में उनको डर लगता था। अरे शिंदे साहब, अब आ जाइए, बच्चों के साथ, पोते पोती के साथ लाल चौक सैर कर लीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं करे। आज कश्मीर में राहुल बाबा बाइक चलाते, बाइक चलाकर मोदी जी को गाली देते हैं, लाल चौक में आइसक्रीम खाते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं।
लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है वो देखकर मोदी जी को गाली देते हैं, और राहुल बाबा और बहन जी प्रियंका जी बर्फ से एक दूसरे के साथ बर्फबारी खेलते हैं। राहुल बाबा, गाली तो आप मोदी जी को दे रहे हो, मगर आपके जमाने में संभव नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पाताल तक दफना देने का काम किया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पारित कराने की कल्पना भी मुश्किल दिखती थी। ये सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर में शांति और विकास की एक नई राह खुली। कई अहम समझौते हुए। बीजेपी की कामयाबी के बेमिसाल ग्राफ में जितना श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को दिया जाता है, उससे कम चर्चा अमित शाह के रणनीतिक कौशल की नहीं होती। कामयाब कारोबारी परिवार में पैदा हुए अमित शाह ने बचपन से भारतीय संस्कार सीखे, संस्कृति और इतिहास का गंभीर अध्ययन किया। अमित शाह ज्योतिष में विश्वास करते हैं और उन्हें भविष्य में झांकना पसंद है, लेकिन शायद उसे मनचाहा आकार देने के लिए। उनकी ये खूबी सहयोगियों की सबसे बड़ी ताकत है तो विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। तो मुकेश बाबू शर्मा, एक संक्षेप में हमने बताया, सारे लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो हमने बताई। ये कहानी, कई लोग इसे कहते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी है। आप क्या कहेंगे? आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम आपके इस चैनल को, कैपिटल हेडलाइन को मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने मौका दिया। इस भारत देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले कुशल राजनीतिज्ञ, एक राजनीतिक नेता के बारे में हम कुछ कह पाएँ। तो मेरा अपना निजी विचार है कि हमें अमित शाह जी के बारे में जो समझने की बात है, उनकी जो अचीवमेंट हैं वो तो रहे ही, सारे लोग समझते ही हैं। लेकिन मैं उसे दूसरे तरीके से थोड़ा-सा देखता हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ कि सभी लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसके ये पदाधिकारी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, और देखेंगे तो आप गुजरात में गृह मंत्री का कार्यभार संभाला और कई सारे राजनीतिक व शासन के पदाधिकारी रहे। उसके अलावा मैं इनकी एक तस्वीर आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से इस भारत की जनता के समक्ष लाना चाहूँगा। मैं उनको एक भारतीय राजनीति से इतर करके एक भारत देश, एक भारत राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या किया, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने क्या किया, मैं दोनों को अलग-अलग छवि के रूप में देखता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ एक राजनीति एक माध्यम होती है किसी भी देश की सेवा के लिए, तो उसी तरीके से मैं देखता हूँ कि उस सेवा करने के लिए इतने वर्षों की तपस्या के पश्चात अथवा इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात एक ऐसे राजनीतिज्ञ मिले जिन्होंने की सत्यनिष्ठा के साथ में भारतीय देश की सुरक्षा की बहुत सारी चुनौतियां रही हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग हम जानते ही होंगे। 2014 का युग, मैं पूरे इस भारत देश स्वतंत्रता के पश्चात से इस पूरे देश के जो कार्यकाल है, मैं उसे 2 भागों में समझता हूँ। 2014 से पूर्व का भारत और 2014 के पश्चात का भारत। निश्चित रूप से 2014 के पश्चात के भारत में हमने 3 कार्यकाल देखे, तीसरे कार्यकाल में अभी हम चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यकाल आया है, सर्वप्रथम मैं बताऊंगा उनकी क्या महत्वपूर्ण उनकी चीजें रही। संगठन के बहुत कुशल शिल्पी के रूप में वो हमेशा रहे और एक नेता के रूप में हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब एक नेता के रूप में निश्चित रूप से बहुत शानदार उन्होंने काम किया है। लेकिन उनकी योजनाओं को, उनके संगठन को, उनके उस उद्देश्य को, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करने के लिए
संगठन स्तर पर जो काम करने की जो जिम्मेदारी थी वो निश्चित रूप से अगर हम बोलेंगे कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने सारी चीजें करी, हमारे इष्ट भगवान श्री रामचंद्र, तो उनके साथ जो हनुमान जी भगवान हनुमान जी जो हमारे पवन पुत्र रहे, उन्होंने जो भूमिकाएं करी हैं उस सेम भूमिका में मैं अमित शाह जी को देखता हूं। उसी प्रकार से उसने राजनीतिक कुशलता के साथ में उन्होंने राजनीतिक शिल्पी के रूप में न केवल गुजरात की राजनीति में बल्कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक स्थापित तो किया, न केवल स्थापित किया कि आज इस स्थिति में है कि बहुत सारे लोग, सारे संगठन, सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर के गठबंधन के रूप में कार्य करके भी आज उनके सामने भी कहीं खड़ी नहीं होती हैं। तो उसके पीछे जो बड़ी आप बात कहेंगे तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ अगर संगठन की बात करें तो यहाँ तक लाने में हमारे अमित शाह जी के जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं भारत देश के, उनका बहुत बड़ा योगदान निश्चित रूप से। तो ये तो उनके योगदान की बात हो गई। तो मैंने बताया कि भारत राष्ट्र के लिए क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हुआ एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी राजनीतिक दल को एक मैं टूल के रूप में देखता हूँ, वो टूल जो हमारे देश और राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, जिनके बारे में अभी आज हम इस चर्चा में उपस्थित हैं, तो हमें लगता है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। वो परिवर्तन सुरक्षा की दृष्टि से मैं उनका बहुत महत्व देखता हूँ। एक राजनीतिक शिल्पी के रूप में तो आप सभी लोगों ने देखा ही है और उनकी सफलता स्वयं प्रत्यक्ष साक्ष्य है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों ने देखा भी है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे इस देश में सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां निश्चित रूप से रही थी। जगह जगह पर हम बम विस्फोट देखा करते थे। आप मुंबई के धमाकों से देख लीजिए, आप संसद के हमले से देख लीजिए, और अभी आप देखेंगे तो अक्षरधाम पर भी हमला हुआ था, उस समय आपने देखा होगा। तो ये एक निश्चित रूप से एक सामान्य सी बात हो चली थी कि भाई अपने सीट के नीचे देखिए कहीं बम हो सकता है। आप उन परिस्थितियों से हम लोग निकल के आए हैं। तो जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यभार संभाला तो निश्चित रूप से काफी सारी चुनौतियां तो रही ही। उन चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत शानदार काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और दूसरे टर्म में जैसे ही गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने कार्यभार संभाला तो न केवल जम्मू कश्मीर में 370 जो एक बहुत ही असंभव सा कार्य बताया जाता था, वहां के वर्तमान और स्थानीय नेताओं के द्वारा ये कहा गया था कि इसके बारे में बात करना तो छोड़िए, इसको लाना तो खत्म करना छोड़ दीजिए, इसके बारे में बात करना भी मुश्किल है और कैसे होता है ये देखा जाएगा। तो उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि आप इसको लाइए और उसको लागू कराना मेरा काम है, एक मच्छर तक भी नहीं हिलेगा, तो उन्होंने अपनी करनी को अपनी कथनी के रूप में निश्चित रूप से स्थापित किया और ये प्रत्यक्ष करके बताया। और इतनी शानदार तरीके से जो उन्होंने उसका सफलतापूर्वक संचालन करके सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित किया, 370 को रिपील करवाया। उसके बाद आज आप देख लीजिए किस प्रकार से हमारा जम्मू कश्मीर भारत के साथ, विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए साथ चल रहा है। और सभी लोग आज हमारे पर्यटन का एक न केवल केंद्र है बल्कि विकास की नई गाथा रखने में अग्रणी भूमिका में। जी मुकेश भाई, आपने जो बातें की वो अच्छी बातें हैं और वो मुख्य रूप से लोग मोटा मोटा जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं और जो समझना चाहते हैं वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी अध्ययन करते हैं और आप वक्ता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जिन चीजों को लोग सामान्य निगाहों से नहीं देख पाते हैं वहां तक आप पहुंचते हैं। तो ये कहानी जो हम बता रहे हैं कि इनकी जो कहानी है अमित शाह साहब की, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी है। राष्ट्रीय फलक पर जो इनका उदय माना जाता है 2014 से, जब इनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया था, वो उत्तर प्रदेश जो जातियों की एक प्रयोगशाला बनी हुई थी। मध्य प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पैठ अच्छी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का आलम यह था कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी 80 में से सिर्फ 10 सीटें जीत सकी थी। और लोग जो कहने वाले थे उनका यह कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, उनकी एक लहर थी, उनके पक्ष में एक हवा थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम सीटें जीती थी, वो 56 थी। तो 10 से 56 तक पहुंच जाए भारतीय जनता पार्टी, इसे लोग बहुत बड़ी बात मानते थे उस समय। लेकिन जब नतीजे आए तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। उस भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 नंबर पे खड़ी थी और मैक्सिमम जिसका 56 तक था वो 71 तक पहुंच गई और उसके सारे 2 सीटें अपना दल ले आई। तो पहली कहानी ये माना गया कि नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं कि यूपी जैसा स्टेट जहां बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हाशिए पर थी, वो एक अलग बात है, लेकिन जाति में
बटी हुई राजनीति और उत्तर प्रदेश को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा एक जगह बनाई जिसने आराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत दिलाया। उसके बाद आपने आर्टिकल 370 को रिपील करने की बात की। इस तरह के बहुत सारे कदम है, शायद सीए। तो ये क्या खूबी है, कैसे वो इसे कर पाते हैं, क्या आप समझ पाते हैं, कैसे आप इसको डिकोड करेंगे? जी नमस्कार। पुनः जैसा कि मैंने आपको बताया सर, ये सब इंटेंट का बात है। इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति आज की डेट में अत्यंत आवश्यक चीज है। यदि आप इच्छा शक्ति रखते हैं, करने का मादा रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस काम को सफल कर पाएंगे और अपने वोटर के मध्य आप जिन चुनावी वादों को लेकर के जाते हैं, जिसमें सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती शुरू से रही है, जिस हिसाब से इन्होंने इसका सामना किया, न केवल सामना किया है, बस उसमें पूर्ण बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफलता पाई है। और आज आप देखेंगे, और पुराने दौर की अगर बात करें, वही मैं आपको लेके चलता हूँ, सुरक्षा की बात करते हैं, तो आज की डेट में हम आश्वस्त होकर बैठे रहते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो और चाहे हमारा आंतरिक मामला हो। निश्चित रूप से तो उसमें हम निश्चिंत हैं, अपना व्यवसाय लोग कर पा रहे हैं, और इस निश्चिंतता के साथ हैं कि हमारे साथ में देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने कि चुनौतीपूर्ण स्थान जम्मू कश्मीर जैसे स्थान में एक शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण और एक असंभव कार्य को संभव बनाया। 370 के पश्चात आप जानते हैं कि कैसी कैसी चुनौतियां रही हैं, आतंकवादियों से लेकर के अलगाववादियों से लेकर के सारे चुनौतियों से घिरता हुआ एक जम्मू कश्मीर का हमारा राज्य। जी, तो आज जिस प्रकार से हम देखते हैं, तो एक सबसे बड़ा जी। और उसके पश्चात अगर जम्मू कश्मीर से आप शेष भारत की हम बात करें, तो शेष भारत में आज की डेट में आप अगर देखेंगे तो पुलिस व्यवस्था और राज्यों के साथ में सामंजस्य की बात करना और यथासंभव मुख्यमंत्रियों के साथ में मीटिंग करना, सुरक्षा की जहां आवश्यक रहता है वहां उसको दिशा निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा समय समय पर जारी करना, तदनुसार कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना, और जो भी यथासंभव चीजें होती है उसका उन्होंने ठीक प्रकार से पालन किया है, जो कि उनके परिणाम में दिखता है। और परिणाम की बात करता हूं कि एक सफल भारत, एक सुरक्षित भारत और एक भारत का एक सुरक्षित कल, जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे कैपिटलिस्ट की बात करें तो उद्योगपतियों के लिए जो आवश्यक है, और सभी लोगों के लिए एक आसान सा एक रास्ता दिया है, और इस पर देश आगे प्रगति करते हुए निश्चित रूप से, जैसा कि हम लोग सोचते हैं, पूरा भारत गौरवान्वित होता है। इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो हमारा आज तीसरे स्थान पर हम हैं। तो इसके लिए भी सारे ये बधाई के पात्र हैं, और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। और वर्तमान में कुछ एक चुनौतियां, निश्चित रूप से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट इन्होंने जो अपने पोटेंशियल दिखाया है, तो निश्चित रूप से मैं एक राजनीतिक समझ वाले एक आम नागरिक के तौर पर अगर मैं बात करूं, जो मैं सुरक्षा को मैंने उस जमाने में भी देखा और आज भी देख रहा हूं, और अगर देखा नहीं तो इतिहास में जो पढ़ा है, तो उस सब के अध्ययन से मुझे लगता है कि एक बेहतरीन गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने हमारे देश को सर्व किया है, और मैं आशा करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से ये करते रहें। और तीसरे टर्म में और कुछ जो भी शेष हमारी चुनौतियां रही हैं, जो कि आप देखते ही हैं, कई सारी चीज हमारी आपके करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उन पर भी उनकी तीव्र निगाहें हैं, और निश्चित रूप से वो इसमें सफलता पाएंगे। और मेरी और सारे देश की, नवयुवकों की और सभी लोगों की शुभकामनाएं उस पूरे देश के साथ साथ गृह मंत्री जी के साथ हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग सहयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत प्रगति करेगा। और लेकिन किसी भी प्रगति के पीछे सुरक्षा की एक भावना होना बहुत आवश्यक है। उस भावना को जो जन्म दिया है वो अमित शाह जी, उसके लिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से नेतृत्व श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब का तो है ही, और सुरक्षा के मामले में अमित शाह जी बेजोड़ हैं, और आशा करेंगे इसी प्रकार से वो अपना यह कार्य जारी रखेंगे, जिससे कि देश लाभान्वित हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुरक्षा के मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ, विस्तार के साथ बताया। बहुत से लोगों को डर भी होता है, जैसे मुकेश बाबू शर्मा बता रहे हैं, जब घर से बाहर एक दौर ऐसा भी था, इस देश ने देखा, जब लोग घर के बाहर निकलते थे तो दिल में घबराहट होती थी, बसों में बैठने पर घबराहट होती थी, और खास तौर पर उन जगहों पर जहां कुछ सेंसिटिविटी ज्यादा थी, जो टारगेट पे रहते थे। वो स्थिति काफी कुछ बदल गई है आज की तारीख में। लेकिन बहुत सारे लोग एक और बात का श्रेय देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना सिखाया है, ऐसी जगहों पर भी जो कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत गढ़ नहीं माना जाता था, जैसे पूर्वोत्तर राज्य,
आप असम की बात करें, प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल याद किया कि असम एकमात्र राज्य था बहुत लंबे समय से जहां कांग्रेस ने दोबारा चुनाव जीता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार असम में कामयाबी हासिल कर रही है। त्रिपुरा जैसा राज्य जहां पर वाम दलों के पैर उखाड़ना कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लिए संभव नहीं था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश का तो मैंने एग्जाम्पल दिया ही। इसके अलावा आपने हरियाणा अभी चुनाव देखा, और बहुत लोग क्रेडिट देते हैं अमित शाह साहब की रणनीति को, जिस तरह से उन्होंने हवा भले ही कांग्रेस के पक्ष में थी और कांग्रेस के हाथ में जाती हुई जीत को वापस ले लिया। एक ऐसा फॉर्मूला उन्होंने बनाया है जिसमें पन्ना प्रमुख जैसे नाम पहले लोगों ने नहीं सुने थे जब तक अमित शाह अध्यक्ष नहीं बने थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में संगठन को बड़ा मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को हौसला दिया, कार्यकर्ता नाम की संस्था को दोबारा भरोसा और विश्वास दिलाया। जो एक हाई कमाल कल्चर लंबे समय से भारतीय राजनीति में था, अमित शाह के बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद वो कल्चर खत्म हुआ। कई चुनाव प्रबंधक, जिसमें प्रशांत किशोर का नाम भी आप ले सकते हैं, वो मानते थे कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन 2014 में जब प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, अमित शाह अध्यक्ष बने, उसके बाद अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का ग्राफ कहीं ऊंचा गया। और कई जगह ऐसी भी हुई, प्रशांत किशोर हालांकि क्लेम करते हैं कि उन्होंने कई जगह अमित शाह को मात दी है, लेकिन चुनाव को देखने वाले, देश को देखने वाले ज्यादातर लोग जानते हैं कि जहां मुकाबला सीधा हुआ है, प्रशांत किशोर जैसे प्रबंधक पीछे ही सरक गए हैं। आज अमित शाह साहब का जन्मदिन है, बधाई उनको जन्मदिन की। राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने के लिए उसका भी श्रेय उनको कहीं ना कहीं दिया जाता है। कई लोग कई मुद्दों के लिए उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब आप राजनीति में लंबे समय तक रहते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप बदलाव करेंगे तो विरोधियों की तरफ से अंदर खाने भले वो समझते हो, आपसे इंस्पिरेशन लेते हो, कहीं ना कहीं आलोचना करने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह माना जाता है कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका बहुत श्रेय गृह मंत्री अमित शाह साहब को भी जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के तो वो अब तक के सबसे कामयाब अध्यक्ष रहे हैं। मुकेश बाबू, आप इस चर्चा में जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, बहुत प्रभावी तरीके से रखी, बहुत आपका आभार। और इतने लेट समय तक इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों ने हमें देखा,